गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आज से हम जो शुरू करने वाले हैं वो सेशन है स्टैटिक जीके का। आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके से कितने सारे प्रश्न आते हैं। लगभग लगभग ग्रुप सी और डी लेवल में 30% हिस्सा कवर करता है और बी में भी आते हैं। ग्रुप बी की जो जॉब्स होती है उसमें भी स्टैटिक जीके का एक बड़ा भाग रहता है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके को पढ़ने का एक तरीका है। तरीका क्या है? कहा यदि हम इनको टॉपिक में बांट कर पढ़ना शुरू कर दें, जैसे मैं खोज और खोज करता पढ़ा दें आपको हम, ठीक है, उनसे संबंधित कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट्स बता दें, तो आपको एक पार्ट लगभग लगभग कवर लगेगा। इसी प्रकार से यदि हम इस सेशन को शुरू करें तो मेरे पास एक कंप्लीट नोट्स मैंने तैयार किए हैं स्टैटिक जीके के, जो आप टेलीग्राम पर आपको प्रतिदिन मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैं यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि बहुत अच्छे से आपको स्टैटिक जीके समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। तो आज जो हमारी बात होगी खोज और खोजकर्ताओं पर बात होगी। ठीक है, तो किस पर बात करने वाले हैं? कुछ महत्वपूर्ण होंगी हमारे खोज एवं खोजकर्ता। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको कि खोज और खोजकर्ता से इतने अच्छे अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए, खोज और खोजकर्ता की जब बात करते हैं तो एक आपने सुना होगा डायनामाइट। क्या सुना होगा? डायनामाइट। तो डायनामाइट की जब बात करूं तो डायनामाइट की खोज जो हुई थी 1867 में हुई थी। 1867 में हुई थी। ठीक है, इसकी खोज 1867 में हुई थी और किसने की थी आप सभी को पता है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल साहब ने इसकी खोज की थी। वैज्ञानिक थे और बहुत ही बड़े, लगभग इन्होंने 355 खोजें की। तो इन्होंने कुल कितनी खोजें की? 355 खोज की। इसीलिए जब इन्होंने डायनामाइट की खोज की तो इन्हें लगा कि मैंने कुछ विनाशकारी बना दिया है जिसकी वजह से लोग मर ज्यादा सकते हैं। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बैंक को दिया, स्विस बैंक को, एक बैंक को दिया, स्वीडन बैंक को, और उससे कहा, क्या कहा कि भाई यहां से आप जो इसका ब्याज आएगा प्रत्येक वर्ष, जो भी व्यक्ति 5 क्षेत्र बताए, अभी हालांकि 6 हो गए, उन 6 क्षेत्रों में इनको उत्कृष्ट काम करता है, बहुत शांति के रूप में काम करता है, भलाई का काम करता है, कल्याण, प्राणी जगत के कल्याण का काम करता है, तो आप उसी ब्याज से आप उसको पुरस्कृत करेंगे और उसे, उसका नाम क्या रखा गया? नोबेल पुरस्कार। क्या रखा गया? नोबेल पुरस्कार। तो 1901 में, यदि मैं कहूं कि 1901 में दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार की बात कर रहे हैं, नोबेल पुरस्कार कि क्या की गई? शुरुआत कर दी गई। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नोबेल फाउंडेशन द्वारा। तो नोबेल फाउंडेशन 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। देखिए, प्रश्न पूछा था कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1901 में। पर नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी बताइए? 1900 में नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो यदि अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर को हुआ और सन की बात करें तो 1833 को हुआ। और यदि कहें कि इनकी मृत्यु कब हुई, हालांकि ऐसे लोग कभी नहीं मरते, हम आज भी इनको याद करते हैं, इनके द्वारा बनाई हुई चीजों का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ पंचतत्व को छोड़ देते हैं और पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, लेकिन हमारे बीच हमेशा जिंदा रहते हैं। तो 21 अक्टूबर 1833 की बात करें तो इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 10 दिसंबर 1896 को, 1896। इसी दिन हम लोग क्या देते हैं? 10 दिसंबर के दिन नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। डायनामाइट के बाद हम कहें तो किसकी शुरुआत? रेडियो एक्टिविटी की बताइए। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूरेल ने की। किसने की? हेनरी बैक्यूरेल। बहुत बार पूछा गया है कि बताइए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो आप बताएंगे हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पूछा जाता है रेडियम की खोज किसने की या पोलोनियम की खोज किसने की। दोनों खोजें एक ही व्यक्ति ने की हैं, रेडियम और पोलोनियम की खोज। तो रेडियम और पोलोनियम की जो खोज की थी वो किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम
क्यूरी। मैडम क्यूरी का एक परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें तीनों पुत्री और माता पिता तीनों लोगों ने क्या जीता, नोबेल पुरस्कार जीता है। इन्होंने 2 नोबेल पुरस्कार जीते, रसायन में भी जीता और भौतिक विज्ञान में भी जीता। किसने? मैडम क्यूरी ने। आगे चलते हैं, अगला बताइए, परमाणु की खोज किसने की? परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की। किसने की? जॉन डाल्टन। अच्छा एक काम करिएगा, यदि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो उसमें आप एक काम ये करें कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था या किस संस्था को दिया गया था, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपको बताना, पहला भारतीय जिसने नोबेल पुरस्कार जीता और किस क्षेत्र में जीता, ठीक है। अगली बात करते हैं, परमाणु सिद्धांत की बात बता दीजिए कि परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? तो आपको पता है परमाणु सिद्धांत की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की? रदरफोर्ड नाम के व्यक्ति ने की। लेकिन रदरफोर्ड का जो संशोधित आधुनिक मॉडल पेश किया था नील बोर ने किया था। तो हम जानते हैं नील बोर। ये नील बोर का नाम ना मिले आपको तो आप क्या लगा दोगे? रदरफोर्ड। ये दोनों ही माने जाते हैं परमाणु सिद्धांत, नील बोर और रदरफोर्ड दोनों आ जाएं तो आप ए और बी दोनों वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। परमाणु सिद्धांत की खोज नील बोर ने की थी और रदरफोर्ड। अच्छा, परमाणु भट्टी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? परमाणु भट्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर लिख देते हैं। परमाणु भट्टी की खोज किसने की थी? यहाँ पर देखिएगा सभी लोग, परमाणु भट्टी की जो खोज की थी वो किसने की? परमाणु भट्टी की एनरिको फार्मी ने की। किसने की? एनरिको फार्मी ने परमाणु भट्टी की खोज की। परमाणु भट्टी की खोज करने से हमें यह हो गया कि हम एक तत्व के कई सारे रूप जान पाए और कई सारे रूपों को बना भी पाए। किसके माध्यम से? परमाणु भट्टी के माध्यम से। परमाणु भट्टी से कुछ प्रश्न आते हैं, इनको बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूं उनको कि परमाणु भट्टी से क्या क्या प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि परमाणु भट्टी में मंदक का काम कौन करता है, शीतलक का काम कौन करता है और नियंत्रक का काम कौन करता है, ठीक है। या फिर परमाणु भट्टी में हम किस प्रोसेस के द्वारा बिजली को भी बना सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। परमाणु भट्टी में जो नियंत्रक का काम करता है, बी नियंत्रक कहें या नियंत्रक कहें, तो वो कौन करता है? आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी छड़ें करती हैं, बताइए, ठीक है। और शीतलक का काम कौन करता है? शीतलक के बाद मंदक का काम कौन करता है? ये 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नियंत्रक, शीतलक और मंदक की बात करें तो नियंत्रक का काम करता है कैडमियम की छड़ें, जिन्हें नियंत्रक छड़ें भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या, जैसे जब आपको पता है यूरेनियम 235, यूरेनियम का शुद्ध रूप है 235, ठीक है। तो यूरेनियम 235 जब हम छोड़ते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्रोसेस में तो उसमें क्या करता है, नियंत्रक की छड़ें 2 इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लेती, नियंत्रण कर लेती है और 1 इलेक्ट्रॉन को आगे प्रोसेस के लिए भेज देती है, ठीक है। फिर ये फिर 3 करेगा और ये फिर दो खींच लेगी और 1 आगे ही छोड़ देगी। इसका यही काम होता है किसका? कैडमियम की छड़ों का, जो नियंत्रण करती है। दूसरा शीतलक की बात कर लेते हैं। तो शीतलक की बात करिए तो देखिए, एक तो शीतलक का काम कौन करता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड करती है, यानी CO2 करती है। कौन करती है? CO2 करती है। और दूसरा शीतलक का काम कौन करता है? दूसरा शीतलक का काम करता है, बताइए, जल भाप। जल भाप मतलब कि यदि कहें तो जो भापीय जल होता है वो काम करता है शीतलक का। अब समझिएगा यहाँ पर, ये इसके द्वारा हम बिजली बनाते हैं। कैसे? जैसे ही हमने ठंडा करने के लिए जल या CO2 को डाला तो उससे बहुत तेज से धुआं उठेगा। क्या वो जलवाष्प ऊपर उठेगी और यदि हम वहां पर टरबाइन लगा दें तो क्या होगा? टरबाइन का पंखा चलेगा और जिससे हमें विद्युत बन जाएगी। तो क्या प्रश्न बनता है? परमाणु भट्टी में शीतलक के द्वारा हम किसका उत्पादन करते हैं? विद्युत का उत्पादन करते हैं, ठीक है। मंदक की बात करें तो मंदक की मैं बात करूं तो मंदक का काम कौन करता है? एक तो भारी जल करता है। कौन करता है? भारी जल, जिसे कहते हैं D2O। क्या कहते हैं? D2O। और दूसरा कौन करता है? कैडमियम की छड़ें नियंत्रक का काम करती हैं और ग्रेनाइट की छड़ें किसका काम करती हैं? ग्रेफाइट की छड़ें किसका काम करती हैं? ग्रेफाइट किसका काम करता है? तो
मंदक का कम करता है। तो D2 और ग्रेफाइट ये मंदक का काम करते हैं, ठीक है, और शीतलक का काम जल और CO2 करती है, ये दोनों शीतलक का काम करते हैं, और नियंत्रक में कैडमियम की छड़ काम करती हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए मैं कहूँ कि मंदक में क्या होता है, मंदक में क्या होता है कि देखिए जो ध्रुत इलेक्ट्रॉन, ध्रुत मतलब बहुत तीव्र इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा है, तो उसे मंद यानी ठंडा करने का काम कौन कर, यानी कम करने का, यानी ऊर्जा, उसकी ऊर्जा को कम करने का या मंद करने का काम कौन करे, D2 और ग्रेफाइट की छड़ें करती हैं। जो ये ध्रुत एक इलेक्ट्रॉन का और बहुत ध्रुत था, बहुत तेज था, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को थोड़ा कम कर दिया ताकि आगे विस्फोट या कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे हमारे रिएक्टर को कोई फर्क या हमारी भट्टी को कोई फर्क पड़े। क्लियर है इतनी बात। तो भट्टी से इतने प्रश्न बनते हैं, इसको आप क्लियर रखिएगा। ये हम खाली जब परमाणु भट्टी पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद परमाणु भट्टी की बात हुई है, तो परमाणु भट्टी के बाद हम बात करने वाले हैं परमाणु बम की। किसकी बात करेंगे, परमाणु बम की बात करेंगे। परमाणु बम की मैं बात करूं तो परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो ऑटो हॉर्न। ऑप्शन में क्या आएगा, ऑटो हॉर्न। ना मिले तो क्या लगाओगे भैया बताओ, ऑटो हॉर्न ना मिले तो क्या लगाओगे, ओपेनहाइमर। क्या लगाएंगे, ओपेनहाइमर, ठीक है। चलिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर। चलिए यहां पे देखते हैं, इसको बिगाड़ दिया है, खोज व खोज करता देख रहे हैं। क्या बात की मैंने, परमाणु बम की बात की है, परमाणु बम। तो परमाणु बम की मैं बात करूं तो परमाणु बम की खोज की थी ऑटो हॉर्न ने। किसने की थी, ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न। ना ऑप्शन मिले तो क्या लगाओगे, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम है वैसे इनका, ठीक है, लेकिन आप ओपेनहाइमर याद रखिए। आगे देखते हैं, परमाणु बम अभी तक दुनिया में एक देश के ऊपर गिराया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक देश पर परमाणु बम गिराया गया था, ये बात क्लियर है, और 2 परमाणु बम गिराए गए थे। लेकिन एक बात आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु किस पर कार्य करता है, तो परमाणु बम कार्य करता है, कार्य किस पर करता है बताइए, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस पर करता है, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है, ठीक है। तो परमाणु बम 2 देशों पर गिराया गया था, और किसने गिराया था आपको पता होना चाहिए, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर गिराया था। कब गिराया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 तक चला था। लगभग कब से, 1939 से 1945 तक चला, ठीक है, लगभग 6 साल के आसपास चला। तो देखिए जापान के ऊपर गिराया था, 2 परमाणु गिराए थे अमेरिका ने। एक गिराया था, कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 1945 को। दूसरा गिराया था ठीक इसके 2 दिन बाद, 9 अगस्त 1945, ठीक है। तो जापान पे जो 6 अगस्त 1945 पे गिराया था, वो ना हिरोशिमा पर गिराया था। किस पर, हिरोशिमा पर गिराया था। दूसरा नागासाकी पर गिराया, हिरोशिमा और नागासाकी पर। 6 अगस्त 1945 को कहां गिराया, हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया। जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था, उस परमाणु बम का नाम पूछा जाएगा, तो आप बताओ लिटिल बॉय। क्या बताओगे, लिटिल बॉय। इस लिटिल बॉय का नाम किस राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था, आपको ये बात पता होनी चाहिए। किसके नाम पर रखा गया बताइए, इस लिटिल बॉय का नाम, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था, आप बताएंगे। चलिए 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, जिसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था, फैट मैन। और इसका भी नाम अमेरिका के ही एक राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो क्या क्या नाम था, ठीक है, इनका नाम था डेलानो रूजवेल्ट, यानी सभी ने सुना होगा रूजवेल्ट का नाम, रूजवेल्ट, डेलानो रूजवेल्ट, ठीक है। दूसरा फैटमैन जो था, फैटमैन की बात करें तो फैटमैन किस राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया, विंस्टन चर्चिल। किसका नाम, विंस्टन चर्चिल। ये दोनों ही क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। लिटिल बॉय का नाम डेलानो रूजवेल्ट
के नाम पर रखा गया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर गिराया गया था। और फैटमैन का नाम विंस्टन चर्चिल, ये भी राष्ट्रपति थे, इनके नाम पर फैटमैन का नाम रखा गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अच्छा, ये अमेरिका ने परमाणु बम बनाए तो खुद नहीं थे, परमाणु बम ये बनाए किसने थे? मैक्सिको ने बनाए थे। किसने बनाए थे? ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसने बनाए थे। मैक्सिको। मैक्सिको से लिए किसने थे? अमेरिका ने लिए थे। ठीक है, इसमें सब में अलग अलग, इसमें लगभग 50 एमईवी के आसपास ऊर्जा उत्सर्जित हुई थी और इसमें 80 एमईवी के आसपास ऊर्जा उत्सर्जित हुई। ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो लिटिल बॉय में कम हुई थी और फैटमैन में ज्यादा हुई थी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो मैक्सिको ने बनाई थी। मैक्सिको की राजधानी का नाम मैक्सिको सिटी है। क्या है? मैक्सिको सिटी। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी। ठीक है, मुद्रा मैक्सिकन पैसो। क्या नाम है? मुद्रा क्या है? मैक्सिकन पैसो। ठीक है, अमेरिका की राजधानी आप सभी को पता है, अमेरिका की राजधानी का नाम है अमेरिका वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, याद रखिएगा। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। आप सभी को पता है जापान मुख्य चार द्वीपों पर बसा हुआ। वैसे इसके 3900 द्वीप है, लेकिन मुख्य रूप से बड़े बड़े 4 द्वीप हैं। ठीक है, आप सभी को पता है। इन 4 द्वीपों का नाम बता दीजिए, वरना अगले आगे जाके हम जापान आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे परमाणु की बात हो रही है, तो परमाणु की हम बात करें तो भारत में अभी तक परमाणु परीक्षण आखिर कितने हुए हैं? भारत में अभी तक परमाणु परीक्षण कितने हुए? वैसे तो अगर कहें तो सन के आधार पे देखें तो 2 हुए हैं, लेकिन यदि हम गिनती के आधार पे देखें तो उन 2 को करने में हमको 14 परमाणु परीक्षण करने पड़े। ठीक है, कितने करने पड़े? 14। तो देखिए इसको हम बिगाड़ देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, नोट अच्छे से करिएगा। तो परमाणु परीक्षण की बात करते हैं कि भारत में अभी तक कितने परमाणु परीक्षण हुए हैं? 2। किसके हिसाब से देखें? प्रधानमंत्री उनके शासनकाल के आधार पर देखें, इंदिरा गांधी ने करवाया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया। ठीक है, और इसके अलावा यदि मैं कहूं कि वैसे कितने हुए तो टोटल 14 करने में कितने टाइम लगा? तो 14 करने पड़े थे हमको। देखिए कैसे बात करते हैं परमाणु परीक्षण की। परमाणु परीक्षण। ठीक है, तो भारत में परमाणु परीक्षण यहां लिख दो भैया। भारत में तो कितने हुए अभी तक? 14 हुए। जैसे हमने जब करना शुरू किया, यानी यदि हम कहें कि हमने 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण करना शुरू किया इंदिरा गांधी, तो उसमें हमको कितने परमाणु परीक्षण करने पड़े थे? 5। इसी प्रकार से फिर 11 मई को हुआ और 13 मई को हुआ 1998 में, तो टोटल हमको कितने करने पड़े? 9। तो 9 5 14 हो गए। ठीक है, समझ में? इस तरह से टोटल परमाणु परीक्षण कितने हो गए? 14 हो गए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे भारत में परमाणु परीक्षण 14 हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो प्रथम कब हुआ था? प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ? तो आपको पता है कब हुआ था? 18 मई 1974 को। ठीक है, प्रश्न पूछा आता है कि पहला परमाणु परीक्षण किसके शासनकाल में हुआ, यानी प्रधानमंत्री का नाम बता दो। तो प्रधानमंत्री आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपसे मैं कोशिश ये करूं कि आप भी पढ़ें। ठीक है, तो मुझे आप बताइएगा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो 1974 में राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, ये बात आप बताएंगे मुझे। आगे चलिए, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं इन सबको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किसने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो प्रथम जो परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 हुआ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और स्लोगन पूछ लिया जाता है किस नाम से किया गया था स्लोगन? तो स्लोगन किस नाम से? क्या स्लोगन था? बुद्ध मुस्कुराए। क्या नाम था? बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है, और क्या कहां हुआ था? स्थान पूछ ले तो स्थान पूछेगा पोखरण, राजस्थान में है बेटा। कहां पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में कहां पर? जैसलमेर से 110 किलोमीटर आगे। 110 किलोमीटर आगे जो जोधपुर के लिए रास्ता गई है, वहीं पर एक पोखरण गांव है, बहुत छोटा सा गांव है और वहां से लोग काफी दूरी पर रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर किया जाता है परमाणु परीक्षण। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात आपको। दूसरा कब किया गया? दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 11 मई को किया गया। 11 मई 1998 और प्रधानमंत्री आप सभी को पता है अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत अच्छे कवि थे भाई।
बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। और स्लोगन क्या था? स्लोगन था, बताइए, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति क्या था? स्लोगन था। इतनी बात क्लियर है। अब 11 मई को हुआ था, फिर 11 मई के बाद हुआ था 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया था। और स्थान एक ही था, पोखरण। कहां पर? पोखरण। यहाँ पे अगर लिखा मिल जाए आपको पोखरण तो बात एक ही है। पोखरण पोखरण बात एक ही है, ठीक है। ये दूसरा था और ये इन्होंने तीसरा बोल दिया। क्या बोल दिया? तीसरा। 13 मई 1998, नाम एक ही था, ऑपरेशन शक्ति के नाम से ही किए जा रहे थे ये सारे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, ये बहुत सीक्रेट मिशन था। क्यों? जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब ये किया जा रहा था परमाणु परीक्षण, तो इसको बहुत ही रोकने का प्रयास किया, सभी देश रोकना चाहते थे। उसमें अमेरिका भी एक शामिल था। कौन शामिल था? अमेरिका भी शामिल था। अमेरिका ने 4 सैटेलाइट सिर्फ इसलिए लगाए ताकि भारत के पोखरण पर हम नजर रख सकें। और वो सैटेलाइट इतने पावरफुल थे, उनका कैमरा इतना अच्छा था कि वहां पर खड़े सैनिकों की घड़ी में समय भी देख सकते थे अमेरिका वाले अपने यहाँ बैठकर। इतना क्लियर। लेकिन उसके बावजूद भी हमने परमाणु परीक्षण कर लिया अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में, ठीक है। और परमाणु शक्ति के, ऑपरेशन शक्ति के नाम से हमने किया, ठीक है। बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ज्यादा इसमें रहस्य थे, बहुत ज्यादा। इस पर रहस्य तब पर्दा उठा जब एक व्यक्ति थे राज चेंगप्पा नाम के व्यक्ति ने किताब लिखी। कौन सी? वेपन्स ऑफ पीस। इन्होंने बुक लिखी। क्या नाम था? वेपन्स ऑफ पीस, यानी शांति के हथियार, ठीक है। शांति के हथियार यानी वेपन्स ऑफ पीस नाम की एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में कई सारी चीजों का खुलासा कर दिया। किसने? इन्हीं ने, ठीक है। जब अमेरिका रोक रहा था, क्या कर रहा था? अमेरिका भारत को रोकना चाहता था कि कैसे भी करके इनको हम रोक लें, और रोकने के साथ ही इनको रोक लें ताकि ये भारत एक परमाणु शक्ति के तौर पर ना जाना जाए। अमेरिका ही कई सारे देश चाहते थे, लेकिन भारत ने किया। कैसे किया? तो पोखरण के पास में ही बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे और उसमें परमाणु बम लगाकर उसके ऊपर एक टीले बना दिए, ठीक है। समझिए, बहुत ऊंची रेत चढ़ा दी। उसका जब विस्फोट हुआ तो बादल से बन गए, बहुत, ठीक है। कैसे? बादल सा बन गया, बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ और आवाज उसकी बहुत दूर तक सुनी जा सकती। उसमें से 20 लोग खड़े होकर देख रहे थे। 11 मई की बात कर रहा हूं मैं। 20 वैज्ञानिक खड़े होकर देख रहे थे, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह भी शामिल थे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा बताइए, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने कहा, रोक सको तो रोक लो, ठीक है। क्या कहा? रोक सको तो रोक लो। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कही ये बात। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, 11 मई की मैं बात करूं तो इसी दिन से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि 11 मई 1998 से हम क्या मनाएंगे? रिसर्च एंड, रुकिए सही से लिखते हैं इसको, बिगाड़ के देखिए, सही से नोट्स बनाइएगा। रिसर्च एंड इंडिया डे किस दिन से मनाएंगे? हम अगले साल यानी 11 मई 1998 का 11 मई 1999 को हम रिसर्च एंड इंडिया डे के नाम से बनाना शुरू करेंगे। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए, अब बात करते हैं, ये तो परमाणु परीक्षण की बात हुई। जब परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो अब हम परमाणु शक्ति के तौर पे जाने लगे हैं। तो हम क्या लगाएंगे? परमाणु रिएक्टर लगाएंगे, परमाणु से बिजली घर बनाएंगे, ठीक है। बिजली बनाना शुरू करेंगे, यही सारी चीजें तो करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया? हमने सबसे पहला परमाणु बिजली घर बनाया। और कहां पर बनाया? तारापुर, महाराष्ट्र में। चलिए यहां पर इसको बिगाड़ देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में बहुत सारे परमाणु रिएक्टर, और महाराष्ट्र जो है एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा परमाणु बिजली बनाता है, ठीक है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे ज्यादा परमाणु बिजली बनाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, परमाणु बिजली की बात करते हैं।
परमाणु बिजली घर। ठीक है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहां बनाया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में। चलिए यहां पे लिख देते हैं, बहुत अच्छा सा आपको बता देते हैं, इसको भी काटते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, महाराष्ट्र, यदि महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से पढ़िएगा भाई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, आप सभी को पता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और मुंबई साल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, तो यदि मैं कह दूं कि पहला बिजली घर, भारत का पहला बिजली घर कहां बनाया गया? तो महाराष्ट्र में बनाया गया। कहां बनाया गया? महाराष्ट्र में। कहां पर? तारापुर। ठीक है, ये बात क्लियर है, इतनी बात। ठीक है, दूसरी बात, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो होमो जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया भैया? होमो जहांगीर भाभा के नाम पर रखा है। लिख देता हूं, होमो जहांगीर भाभा के नाम पर इसका नाम रखा गया। ये कहां पर है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में है। ट्राम्बे में है। ठीक है, समझ में आई बात आप सभी लोगों को? दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहूं कि ट्राम्बे में ही क्या है बेटा, यदि अनुसंधान करना है परमाणु बिजली घर का, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो फिर बिजली घर ही बनाना पड़ेगा। तो ट्राम्बे में क्या है? परमाणु बिजली घर भी है। क्या है? परमाणु बिजली घर भी है। कहां पर? ट्राम्बे में। ठीक है, याद रखिएगा। अगली बात कर लेते हैं, भारत का सबसे ज्यादा परमाणु बिजली उत्पादन करने वाला राज्य कौन? महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में ही यदि परमाणु रिएक्टर की बात करें, परमाणु रिएक्टर, तो पहला परमाणु रिएक्टर बात कर ले, पहला कौन सा था? अप्सरा था। कौन सा था? अप्सरा। ठीक है, अप्सरा। ठीक है, तो पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, ये कहां पर बनाया गया था? महाराष्ट्र में बनाया गया था। फिर जर्लिता जाहई, ठीक है, ध्रुव, पूर्णिमा, ठीक है, साइरस, ये सारे कहां हैं? ये सारे परमाणु रिएक्टर और सारे महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, तुमने आपको क्या बताया? पहला बिजली घर, पहला परमाणु बिजली घर, पहला परमाणु बिजली घर तारापुर, महाराष्ट्र में बनाया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? महाराष्ट्र के ट्राम्बे में है। भारत का सबसे ज्यादा परमाणु बिजली उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। और परमाणु रिएक्टर जो पहला था वो अप्सरा था, फिर जर्लिता, ध्रुव, पूर्णिमा, साइरस, ये सारे कहां हैं? महाराष्ट्र में। सारे क्वेश्चन आते हैं, बताइए पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। और कहां है? महाराष्ट्र में। क्लियर है इतनी बात? आगे चलेंगे हम, तो आगे देखते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और भी परमाणु रिएक्टर्स हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछा उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु रिएक्टर बता दीजिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु रिएक्टर बता दीजिए, तो कौन सा है बताइए? नरोरा। और नरोरा कहां पर है? बुलंदशहर में है। नरोरा कहां है? बुलंदशहर में है। ठीक है, चलिए देखते हैं, लिख देते हैं यहां पर। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, मजा आएगा बहुत ज्यादा। अभी आगे और, तो हमने आपसे क्या बताया? उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु रिएक्टर। ठीक है, तो परमाणु उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु रिएक्टर कह रहे हैं, परमाणु बिजली घर कहां पर है? नरोरा, उत्तर प्रदेश में है। नरोरा जगह है और है कहां पर? बुलंदशहर में। कहां पर है?
बुलंदशहर में, ठीक है। और बता देते हैं आपको, जैसे कर्नाटक का कौन सा है, केगा, कौन सा है, केगा। एक बात याद रखिए, केगा जो केगा है, यदि आपसे कहे ऐसा कौन सा राज्य सर्वाधिक परमाणु बिजली बनाता है, ठीक है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। पूछेगा ऐसा कौन सा परमाणु रिएक्टर है या फिर परमाणु बिजली घर है जो सर्वाधिक बिजली बनाता है, तो कौन सा हो जाएगा, केगा हो जाएगा। 4600 मेगावाट कितनी बनाता है, 4600 मेगावाट, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, सर्वाधिक बिजली इकाई, सर्वाधिक बिजली इकाई यानी सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला रिएक्टर। क्लियर है इतनी बात। आगे चलेंगे, जैसे कर्नाटक हो गया, इसी प्रकार से पूछेगा राजस्थान का बता दीजिए। राजस्थान का आप बता ले जाओ, क्या हो जाएगा बताओ, रावत भाटा, ठीक है, परमाणु रिएक्टर। और कौन सा बता सकते हो बताओ भैया, ऐसे ही आप राजस्थान का हो गया, तमिलनाडु का बता दीजिए। तमिलनाडु का दो है, एक कामनी है, एक है जो कामनी कहां पर है, कलपक्कम में है, कलपक्कम, ठीक है। और एक कौन सा हो जाएगा, एक आप बताइए, कुदनकुलम, ठीक है, कुदनकुलम, ठीक। कामनी को हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर भी कहते हैं। ये तमिलनाडु की बात हो गई। गुजरात का बता दीजिए, क्या हो जाएगा, काकर पारा, क्या है, काकर पारा। राजस्थान का हो गया, तमिलनाडु का हो गया, कर्नाटक का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, इतने हो गए भैया, ठीक है। इतने आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चलें, आगे समझिएगा। पूछा जाएगा भारत का एकमात्र पानी बिजली घर कहां पर है, ठीक है, पानी से चलने वाला बिजली घर कहां पर है, तो आपको बताना पड़ेगा कहां पर है, दार्जिलिंग में। कहां पर है, दार्जिलिंग। तो हमने आपको क्या बताया, एकमात्र, यहां लिख देते हैं, एकमात्र भारत का पानी बिजली घर कहां पर है, बता दो भैया, तो आप बताओगे दार्जिलिंग, ठीक है, कहां बताओगे, दार्जिलिंग, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिएगा, देखो भैया, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। आज खोज और खोजकर्ता के साथ में परमाणु के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे खोज और खोजकर्ता की बात करें, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की, तो आपको पता होना चाहिए, माइकल फैराडे ने की। ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल पड़ता, तो आप क्या बताओगे भैया, चीड़ का तेल पड़ता। चीड़ का तेल हमें कहां से प्राप्त होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तारपीन का तेल पड़ता है और चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। समझ में आ रही है आप सभी लोगों को बात, ठीक। तो इसके बाद हम माइकल फैराडे के बारे में जानेंगे या फिर ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, दोनों के बारे में। ट्रांसफार्मर के बाद हम पढ़ेंगे रेडियो, या फिर बहुत सारी जो खोजें हुई हैं, महत्वपूर्ण खोजें हैं, ठीक है, उनको जानेंगे जहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो आज जो हमने सीखा वो क्या था, परमाणु के बारे में सीखा, और हमने स्टैटिक जीके को कवर करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। अब स्टैटिक जीके को कंटिन्यू चलाएंगे, कंटिन्यू, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप चैनल पर बने रहेंगे और चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बस, थैंक यू।